हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो था सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं, सॉल्यूशन हमने बना के देखा था कि ये दो टाइप का होता था, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। आपने होमोजीनियस में ये भी देखा था कि जब आप किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो उस सॉल्वेंट में इक्वली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जब सॉल्यूट पार्टिकल उस सॉल्वेंट में पूरी कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो आप ऐसे ही फेज को सॉल्यूशन कहते हैं। तो कभी आप सोचें कि आखिर उस मीडियम में हुआ क्या था। अगर हम किसी सॉल्यूशन को अगर हम इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं कि उसमें हम सॉल्वेंट पार्टिकल को ऐसे ऐसे दिखा दें, तो हमारा जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है वो उन्हीं सॉल्वेंट पार्टिकल के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जगह पा जाता है, इस तरह से। और जब कोई मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में इस प्रकार से जगह पा जाता है तो ऐसे ही फेज को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। अब आपने नेचर में ऐसे सॉल्यूशन कई प्रकार के देखे होंगे। जैसे पानी में आपने नमक डिज़ोल्व दे करके देखा होगा, पानी में आपने नील डिज़ोल्व करके देखा होगा। ये तो रही पानी की बात। क्या कोई गैसियस एग्जाम्पल की बात करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि उसी पानी में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके भर देते हैं, जिसको हम लोग पेप्सी कोला के नाम से जानते हैं। और जब आप उसके कैप्स को खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, आपको दिखाई देती होगी। तो और भी हैं। ये तो हो गया पानी में गैस हो गया। अब आपको गैस में गैस तो आपने देखा ही था कि हमारे इन सराउंडिंग में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप की गैस एक दूसरे से पूरी तरह से क्या वो मिक्स है। तो ऐसे सभी फेजेस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। अब अगर हमें ये सॉल्यूशन पढ़ना है तो सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हम लोगों को पढ़ना होगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या डिस्पर्जन सिस्टम। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि डिस्पर्जन सिस्टम क्या होता है। सिस्टम। तो देखिए, दरअसल में जब भी ये डिस्पर्जन सिस्टम की बात हो तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपका जो सॉल्यूट था वो कहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो वो था पानी। यानी पानी एक क्या है, एक डिस्पर्जन सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी सॉल्यूट को अपने अंदर इक्वली क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर ले। तो आप कह सकते हैं ए सिस्टम in which substance are distributed overall range is said to be a dispersion सिस्टम। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्जन सिस्टम कहते हैं। अब आप कहेंगे सर कुल कितने प्रकार के डिस्पर्जन सिस्टम हैं और कौन कौन से पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं, आपने सॉलिड देखा था, जैसे पानी में नमक, पानी में चीनी, कैसे हैं, सॉलिड हैं। फिर आपने देखा था लिक्विड, पानी में आपने लिक्विड डिसॉल्व किया जैसे नील, या फिर आपने हवा में वाटर मॉलिक्यूल आपने सुबह सुबह फॉग यानी ओस गिरते हुए देखा होगा। तो वो क्या है, लिक्विड क्या है, वो ड्रॉपलेट्स होते हैं। और तीसरा जो फेज है, वो तीसरा फेज क्या, तीसरा फेज है हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जैसे हमारी सराउंडिंग। तो आपने देखा था कि जो सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होता, डिस्ट्रीब्यूट क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो ऐसे ही सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्जन सिस्टम कहते हैं। बात समझ में आ गई।
तो हम लोगों ने सॉरी बच्चों तो हम लोगों ने इसके पहले डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पढ़ा कि हमने कहा एक ऐसा सिस्टम जिसमें सॉल्यूट या सॉल्वेंट पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, जब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिसॉल्व करते हैं तब वो बनाते हैं क्या? सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। तो आपने सिंपली इसमें देखा था दो फेज था, एक हमारा सॉल्यूट था और दूसरा क्या था? सॉल्वेंट। तो याद करिए सॉल्यूट, सॉल्वेंट हमारा क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बात समझ में आ गई? और जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल आपस में मिक्स होते हैं तो क्या बनता है? एक सॉल्यूशन बनता है। अब होता यह है कि सॉल्यूट पार्टिकल का रेंज होना चाहिए, यानी पार्टिकल कितना बड़ा या कितना छोटा हो तो हमारा सॉल्यूशन भी उस रेंज के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में बढ़ जाता है। जैसे अब आप कहेंगे सर कैसे? कि सॉल्यूट पार्टिकल छोटा या बड़ा हो तो किस प्रकार से हमारे सॉल्यूशन बदल जाते हैं। तो चलिए हम सॉल्यूशन के टाइप्स यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट रेंज यानी साइज। तो हमारा सॉल्यूशन 3 कैटेगरी में बट जाता है। कितने कैटेगरी में बट जाता है? 3 कैटेगरी में। सबसे पहले को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। दूसरे को कहते हैं कोलॉयड। क्या कहते हैं? कोलॉयड। और तीसरे को क्या कहते हैं? सस्पेंशन। यानी अगर पार्टिकल का साइज कम या अधिक हो तो हमारी सॉल्यूशन कुल 3 कैटेगरी में, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉयडल सॉल्यूशन और तीसरा सस्पेंशन सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे सर कैसे पार्टिकल रेंज के आधार पे सॉल्यूशन को डिवाइड किया जाएगा? जैसे मैं अगर यहां पे रेंज लिख दूं, किसका रेंज? सॉल्यूट पार्टिकल का रेंज। अगर सॉल्यूट पार्टिकल का रेंज 10 टू द पावर 9 मीटर यानी 10 टू द पावर 9 मीटर से बड़े रेंज का हो, कहने मतलब है कि अगर ये पावर बढ़ जाए यानी 10 के पावर 10 यानी 10 के पावर 9 से जितना बड़ा होगा तो वो हमारा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? ट्रू सॉल्यूशन। 10 टू द पावर 9 मीटर यानी इसमें सॉल्यूट पार्टिकल का क्या रेंज होना चाहिए? 10 टू द पावर -9 मीटर रेंज का होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए ये साइज क्या है? ये वो साइज है कि जब आप किसी पानी के अंदर चीनी को डिसॉल्व करते हैं और चीनी पूरी तरह सॉल्यूशन में गायब हो जाए, जब वो गायब हो जाएगा तब उस वक्त उस चीनी के पार्टिकल का जो रेंज होगा वो 10 टू द पावर -9 मीटर रेंज का होगा। और अगर आपने पानी में नमक डाल दिया तब उस पार्टिकल का जो रेंज होगा वो होगा 10 टू द पावर -10, क्योंकि वो क्या है? आयन है। और आयन का जो साइज होता है वो पार्टिकल के रेंज के साइज से बहुत छोटा होता है। तो ये 1 एंगस्ट्रॉम और ये 1 नैनोमीटर। तो अगर पार्टिकल का रेंज साइज ये तो वो कहलाएगा ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन की एक खासियत और होती है कि सॉल्यूट पार्टिकल आर equally distributed in the solvent। पूरे सॉल्यूशन में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और नेक्स्ट खासियत क्या होती है? कैन नॉट सीन बाय माइक्रोस्कोप। और आप इन पार्टिकल को माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते। तीसरा, पास्ड थ्रू
फिल्टर पेपर, यानी अगर आप एक फिल्टर पेपर ले ले और उस फिल्टर पेपर में चीनी, पानी और नमक और पानी का सॉल्यूशन डिसॉल्व कर दें और उसको फिल्टर पेपर से छाने, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग नहीं होंगे, यानी वो सॉल्यूशन के साथ पार कर ले जाएंगे। तो पास थ्रू फिल्टर पेपर। और इसमें जो नेक्स्ट क्वालिटीज़ हैं कि ये पहले बात है, इसका रेंज हो जाएगा नॉट विजिबल पास, हाँ छोड़ो, इतना रहने थी, इतना ही एक ट्रू सॉल्यूशन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप यही सेम डिफरेंसेस कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर जो रेंज होगा वो 10⁻⁹ मीटर से बड़ा और 10⁻⁻7 मीटर से छोटा होना चाहिए। तो जब पार्टिकल का साइज, यानी वही सॉल्यूट पार्टिकल का साइज अगर वो इस रेंज का हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। और मैंने आपको बताया था ना कि हाँ, ये जो भूल रहा था वो था यहाँ पर होमोजीनियस। यही हम भूल लेते हैं यहाँ पे। तो ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कभी भी अलग नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि अगर ये ऐसा किसी सॉल्यूट पार्टिकल में अगर आप सॉल्वेंट को ऐसे एक्सप्लेन कर दें, दिखा दें, तो उनके बीच बीच में इक्वल साइड पर सॉल्यूट पार्टिकल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में। तो ये होमोजीनियस होते हैं। यहाँ पर ये हेट्रोजीनियस होते हैं। कुछ होमोजीनियस भी होते हैं, मैक्सिमम इनके हेट्रोजीनियस होते हैं। और यहां पर देखिए सॉल्यूट पार्टिकल आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां पर भी सॉल्यूट पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है कि यार इट कैन नॉट सीन बाय माइक्रोस्कोप, कैन सीन बाय माइक्रोस्कोप। मतलब ये पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि आप इनको माइक्रोस्कोप से बड़े आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद यहां पे देखिए पास थ्रू फिल्टर पेपर। अब जब आप किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को किसी फिल्टर पेपर से पार करेंगे तो पास्ड थ्रू फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं बट नॉट पास्ड थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। लेकिन ये किसी एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। याद करिए, अब ये वही मेम्ब्रेन है जो आपके आरओ में लगता है। ये बहुत स्मूथ और बहुत फाइन पार्टिकल होती है, बहुत फाइन पेपर होता है जिसमें से केवल ट्रू सॉल्यूशन ही पास हो सकता है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन डालेंगे तो वो नहीं पास होगा। अब आप कहेंगे सर कौन एनिमल मेम्ब्रेन की, जैसे अगर हमने कह दें कभी कभी आपके जीभ से या फिर आपके होठों से कभी कभी एक पतली सी लेयर छूटती है, तो देखिए वो कितनी पतली होती है। या फिर बहुत सिंपली तरीके से अगर आप अंडे को छीलिए तो अंडे के ऊपर एक बहुत पतली सी मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ऐसे मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये एनिमल मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेबल होते हैं, ये आयन और वाटर मॉलिक्यूल के लिए सूटेबल होते हैं कि इनके थ्रू मॉलिक्यूल आर पार निकल सके। तो हम उस एनिमल मेम्ब्रेन की बात करें। अगर वैसे ही एनिमल मेम्ब्रेन हो और वहाँ पर आपने किसी कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे आप कहना था कोलाइडल सॉल्यूशन क्या, जैसे मैंने कह दिया लेई। अब लेई को अगर आप कितनों भी पतला बनाएंगे, वो अगर ऐसे एनिमल मेम्ब्रेन के ऊपर से रख दें तो वो पास नहीं जाएगा, सारा का सारा सॉल्यूशन ऊपर ही रह जाएगा। तो होमोजीनियस, कैन नॉट बी सीन, पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये कोलाइडल पल। और एक खासियत होती है कि हम आपको बाद में बताएंगे इसके बारे में थोड़ी। उसके बाद है सस्पेंशन। सस्पेंशन जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल का रेंज बहुत बड़ा होता है। तो यानी यहां पे लिख सकते हैं ग्रेटर देन 10⁻7 मीटर, यानी इसमें सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज होगा वो 10⁻7 मीटर से बड़ा होना चाहिए।
और जब वो बड़ा होगा तो क्या वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा? बिल्कुल नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं ये हेट्रोजीनियस, दूसरा नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और easily seen by naked eye, और चौथा not pass through filter paper। तो बच्चों ये है ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन सोल्यूशन में डिफरेंसेस। आपने ट्रू सोल्यूशन में आपने चीनी पानी का घोल देखा होगा। आप किसी भी जगह से, अगर आप जब पूरा कंप्लीट सोल्यूशन बन जाता है, किसी भी जगह से आप चम्मच से निकाल करके उसका टेस्ट करेंगे तो हर जगह उसका स्वीटनिंग हर जगह बराबर होगा। कोलॉइडल सोल्यूशन की बात करें, आपने गोंद देखा होगा, आपने लेई देखा होगा, आपने दूध देखा होगा, ये सब क्या है? कोलॉइडल सोल्यूशन है। और आपने सस्पेंशन देखा होगा, आपने दवाएं देखी होंगी कि जब किसी दवा को आपने अक्सर करके सुना होगा कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि आप उनको अच्छे तरह से शेक करके आप उसको पिलाएं, नहीं तो वो दवा जो है तो सोल्यूशन के नीचे बैठी रहती है। तो ऐसे सोल्यूशन क्या कहलाते हैं? सस्पेंशन। और अगर आप इजीली वे में देखना चाहते हैं तो अपने घर में एक गिलास थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें थोड़ा मिट्टी डाल दीजिए, वो सस्पेंशन हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो बच्चों हम लोग आ जाते हैं ट्रू सोल्यूशन के टाइप्स में। अगर हम ट्रू सोल्यूशन ही एक्सप्लेन करें तो हमको नेचर में ट्रू सोल्यूशन भी दो कैटेगरी का मिलता है। अगर हम बताना चाहें तो ये तीन कैटेगरी का भी बना सकते हैं। चलिए तीनों एक्सप्लेन कर दें। एक कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे होते हैं? इसके डिफिनीशन बनती है एट ए, बड़ा लिखते हैं, एट ए डेफिनिट टेम्परेचर, मैं टेम्प लिख देता हूं, टेम्परेचर समझ जाइएगा। डेफिनिट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ सल्यूट is not dissolved at a definite amount of solvent। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं? जैसे ये कह रहा है कि एक ऐसा सोल्यूशन जब सल्यूट सॉल्वेंट के एक निश्चित अमाउंट में सल्यूट का घुलना बंद हो जाए। अब आप कहेंगे सर ऐसे, जैसे मैं आपको घर में एक बताता हूँ कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने का तरीका ये है कि आप थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें पहले 1 चम्मच चीनी डालिए, डिज़ोल्व करिए, मे भी घुल जाए। फिर आप उसमें दूसरा चम्मच जब डिज़ोल्व करेंगे तो देखिए धीरे धीरे उसकी सॉल्बिलिटी क्या हो जाती है? कम होती चली जाती है। अब वो जो चीनी आपने डाला था अब वो बहुत आसानी से घुलेगा नहीं, लेकिन आप फिर भी बहुत देर से चम्मच डिज़ोल्व कर रहे हैं, घुल जाएगा। लेकिन जैसे अब तीसरा चम्मच डालेंगे तब वो उस पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा। यानी अगर आप उस फिल्टर पेपर से उस चीनी को छान ले तो जो आप सोल्यूशन देख रहे हैं जिसमें और एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, ऐसे सभी सोल्यूशन जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सल्यूट को डिज़ोल्व नहीं होने देते हैं क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसे मैंने कहा टेम्परेचर मैंने फिक्स रखा है बच्चों, क्योंकि याद रखिए अगर आप उसी पानी में वही नमक जो डिज़ोल्व नहीं हो रहा था अगर आपने उसको गर्म कर दिया तो वो भी चीनी का पानी क्या हो जाता है? डिज़ोल्व हो जाएगा। तो एक एट ए डिफरेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ सल्यूट इज नॉट डिज़ोल्व एट ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन।
अब आप कहेंगे कि ये क्या होता है। देखिए अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सैचुरेटेड सोल्यूशन में बस इतना अंतर होता है कि यही अमाउंट ऑफ सल्यूट जब उस निश्चित परिसीमा को प्राप्त न किया है, यानी जब आप वही एक एक चम्मच डाल रहे थे, जब तक वो सैचुरेशन की स्टेज को नहीं गेन कर रहा था, तब तक का स्टेज क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इसको यहाँ पर सिर्फ इतना कह दिया जाए कि अगर हम इसको दिखाना चाहें कि एट ए डिफिनिट टेम्परेचर व्हेन amount of solute is about to dissolve in the definite amount of solvent called अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब यहां पर आप का जो सल्यूट है वो घुलेगा अभी कब तक, सैचुरेशन पॉइंट के नीचे तक, सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर तक नहीं, सैचुरेशन पॉइंट के नीचे तक। लेकिन एक होता है जिसके बारे में हम आप बात करें, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट से बहुत ज़्यादा डिसॉल्व होता है। तो ऐसे सभी सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो आप बना सकते हैं कि व्हेन अमाउंट ऑफ सल्यूट इज मोर डिसॉल्व then the amount of solvent की तुलना में सल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा डिसॉल्व हो जाए, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे आप कहेंगे सर ऐसा कौन सोल्यूशन है, बहुत सिंपल सा, आपके घर में नमक होगा और पानी होगा। अगर आप पानी में 1 चम्मच भी डालिए, अगर आपके पास 1 लीटर पानी है तो उसमें 1 चम्मच नमक डालिए, घुल जाएगा। और उसमें 1 किलो नमक भी डाल लेंगे तो भी घुल जाएगा, लेकिन उसका सॉल्युबिलिटी रुकना नहीं होगा। सॉल्युबिलिटी घुलना मतलब वो रुकेगा ही नहीं, वो घुलता ही जाएगा। यानी वो अपने एक निश्चित अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सल्यूट के बहुत ज़्यादा मात्रा को क्या कर लेता है, डिसोसिएट कर लेता है। तो ऐसे सभी सोल्यूशन क्या कहलाते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाते हैं। इज दैट क्लियर। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में टेम्परेचर फिक्स होते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर को कोई लेना देना नहीं होता है। क्यों, अब कहेंगे सर ऐसा ये क्यों होता है। देखिए बाकी जो मॉलिक्यूल होते हैं, चाहे इनकी बात करें चाहे इनकी, इसमें जो सल्यूट पार्टिकल होते हैं वो सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जाते हैं, तब तो वो गए। लेकिन जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं ये स्पेशली आयनिक सॉल्वेंट के लिए कहा जाता है। यहाँ पर आयन्स जो होते हैं, जैसे नमक है, तो नमक को जब पानी में डालेंगे तो वो अपने अपने आयनों में टूटेगा। और जब वो, और दूसरी बात ये कि क्यों ज़्यादा घुल जाता है, क्योंकि आयन का जो साइज अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ट्रू सोल्यूशन में 10⁻⁻10 मीटर रेंज का होता है। तो वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में बहुत ज़्यादा सोडियम, बहुत ज़्यादा क्लोराइड आयन उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जा सकते हैं। तो ऐसे सभी सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए अब हम इसके आगे के लेक्चर में आते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक के अगले लेवल में, जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए अब क्वेश्चन ये होता है कि जब सॉल्यूशन बन जाते हैं तो उन सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र कैसे करेंगे। तो देखिए इनके कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करने की 2 मेथड होते हैं। एक होता है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज को हम लोग W/W से इंडिकेट करते हैं। एक है वॉल्यूम परसेंटेज,
और एक है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। और इस स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को आप दो तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं। मैं पहले आपको बताता हूं मास परसेंटेज क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि जब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो सॉल्यूशन का क्या बनता है, कॉन्सेंट्रेशन बनता है। अब कॉन्सेंट्रेशन का अमाउंट कितना है, मतलब सॉल्यूट का अमाउंट कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जो सबसे पहला मेजरमेंट दिया गया है वो मास परसेंटेज, यानी यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को लेना पड़ेगा, किसमें, मास में लेना पड़ेगा। जैसे मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बन जाएगा क्या, मास परसेंटेज इनटू 100। हमेशा रखिएगा यहाँ पे जो मास लिया जाएगा वो ग्राम में लिया जाएगा और मास ऑफ सॉल्यूशन भी ये भी हम ग्राम में ही लेंगे। उसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज जो बनेगा इसको V/V से इंडिकेट करते हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये बन जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। अब आप कहेंगे सर जैसे आपको मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे अगर आपने 1 किलो तो बड़े आराम से मेजर कर सकते हैं। अगर 1 किलो कोई सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में आपने 100 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 15 ग्राम अगर आपने चीनी डाल दिया तो क्या बन जाएगा, वो मास परसेंटेज बन जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे कह दे कि यहाँ पर ये जो वॉल्यूम लिए जाएंगे किस में लिए, ml में लिए जाएंगे, किस में लिए जाएंगे, ml में लिए जाएंगे। जैसे आपने मैंने कह दिया कि 500 ml वाटर में आपने, याद करिए आपका जो आया नया उजाला आता है, जो उजाला नीला तो लिक्विड आती है, वो लिक्विड 1, 2 बूंद 3 बूंद डालती है, तो वो 1 ml, 2 ml, 3 ml हो सकता है। वो ml के मेजरमेंट को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका बन जाएगा क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। और स्ट्रेंथ जो बनते हैं इसके देखिए 2 फार्मूले बनते हैं, मैंने कहा ना ये 2 तरह के बनते हैं। एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सिंपल यही फार्मूला होगा कि यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, इसमें लेंगे ml में, इंटू 100। तब ये आपको का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बनेगा। और अगर आपने स्ट्रेंथ निकाला तो स्ट्रेंथ में हर यूनिट लीटर में निकलती है, तो यहां पर आप लिखेंगे सेम फार्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। तो ये बन जाएगा आपका स्ट्रेंथ। तो इतने फार्मूले आपके किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं आपकी केमिस्ट्री में। इसको नोट डाउन कर लीजिए।